व्यापक प्रभाव पड़ा। आखिर वो द्रवित क्यों हो उठा? हम जानते हैं कि उस समय का कलिंग वर्तमान का उड़ीसा कहलाता है, और कलिंग पर ही क्यों इसने नरसंहार किया और इतना आक्रमण तेजी से क्यों किया? देखिए, बात करते हैं कि जब गद्दी पर बैठा अशोक, जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के 12 वर्ष के बाद इसने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, यानी कि 261 बीसी में। और जैसे ही 261 ईस्वी में इसने कलिंग पर आक्रमण किया और इतना जब युद्ध छिड़ा भयंकर, तो उस समय का कलिंग का शासक जो था वह था अनंत पद्मानंद। उस समय कलिंग का शासक था अनंत पद्मानंद, और युद्ध करने से पहले अनंत पद्मानंद को उसने क्या किया कि संदेशा भिजवाया था कि कलिंग को आप अशोक के साम्राज्य के अधीन कर लीजिए, मौर्य वंश के अधीन कर लीजिए। लेकिन उसने माना नहीं, और अनंत पद्मानंद जब अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। और इस भयंकर युद्ध में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं, 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक घायल हो जाते हैं। इस परिस्थिति में ऐसा होता है कि कलिंग का कोई भी एक ऐसा घर नहीं बचता है जहां विधवा महिलाएं नहीं हुई। प्रत्येक घर से सैनिक मारे गए और प्रत्येक घर में एक एक विधवा हो गई। अब इस दौरान क्या हुआ कि फिर भी कलिंग पर उसने पूर्णताधिकार नहीं कर पाया, और जब अशोक क्या करता है कि वहां के छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ों को भी मरवा डालता है। और इस परिस्थिति में जब क्या होता है कि जब कोई लड़ने के लिए कलिंग से नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि कलिंग की वीरांगनाएं विधवा महिलाएं ही चल देती है। और जब अशोक के समक्ष कलिंग की विधवाएं महिलाएं आती है युद्ध करने के लिए, तो उस परिस्थिति में अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है, वह लड़क उठाता है, अधीर होता है, और उसका हृदय पूर्णतः द्रवित हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। कलिंग युद्ध करने के बाद जब वह घर पर आता है तो बड़ा उदास हो जाता है। हमेशा उसका कलिंग मैदान का युद्ध ही दिखता है। हमेशा घर पर आता है, उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या है, क्यों इतना परेशान होते हैं। तो मौजूद जब मस्तिष्क में कुछ चलता है तो मनुष्य आमतौर पर कुछ बोल नहीं पाता है। वही सेम परिस्थिति उसके साथ हुआ, पत्नी से कुछ बोला नहीं। और जब पत्नी से जब बोला नहीं तो पत्नी बार बार उसकी बातों को जिक्र करने लगी, क्या बात हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ युद्ध में। लेकिन अशोक बयान नहीं कर पाता है। वही देखता है कि उसके घर में ही उसके एक छोटा भाई मौजूद होता है। अशोक का ही एक छोटा भाई था जो कि जीवित उस समय था, उसका नाम था निग्रोध। ध्यान रखिएगा, निग्रोध। तो निग्रोध को बुलाता है, बोलता है कि हमारे पास तो इतना राजा है, इतने राज्य है, इतने साम्राज्य है, घोड़ा है, हाथी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मैं चैन से नहीं रह पाता, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और कुछ ना होने के बावजूद भी तुम कैसे बढ़िया से जीवन यापन कर लेते हो, कैसे शांत रह पाते हो, कैसे मेरा मस्तिष्क नहीं मान पाता है। तब उसने बताया निग्रोध ने कि मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहली बार अपने भाई से प्रेरणा उसने लिया बौद्ध धर्म को अपनाने को। तो यहीं पर हुआ कि गद्दी पर 12 वर्ष बैठने के बाद अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईसा पूर्व में। और उस समय कलिंग का शासक था अनंत पद्मानंद। इसमें 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं, 1.5 लाख घायल हो जाते हैं। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा मिला कहां से, तो निग्रोध से मिला। मैंने प्रेरणा कहां से मिला, बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा किससे मिला, तो उसके अपने भाई निग्रोध से। और इसके बाद अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन दिलाता है, तो एक बौद्ध भिक्षुक होता है जिसका नाम उपगुप्त होता है। ये 1 नंबरिया में पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिला, निग्रोध से, और दीक्षा किसने दिलवाया, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। अब बात करें कि कलिंग का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, क्यों था। कारण यही था कि कलिंग जो है सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अशोक उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत जीत चुका था, लेकिन दक्षिण भारत पर उस पर कब्जा नहीं होता था। और दक्षिण भारत आने के दौरान उसके बीच में साम्राज्य किला पड़ जाता था कलिंग। और इसी कलिंग को उसने इसीलिए टारगेट किया, इसीलिए आक्रमण किया ताकि दक्षिण भारत को भी जीता जा सके। और दक्षिण भारत इसीलिए जीतने की प्रेरणा कर सकता था क्योंकि वह दक्षिण के भारत देशों पर कब्जा करना चाहता था। इधर है मालदीव था, मालदीव पर कब्जा करना चाहता था, श्रीलंका पर कब्जा करना चाहता था, इंडोनेशिया इधर, मैंने दक्षिण भारत में जितने नीचे के राज्य थे इन सब पर कब्जा करना चाहता था। और ये बीचों बीच भारत हो गया और यहीं पर पड़ जाता था उड़ीसा, यानी कि कलिंग। और इसी दृष्टि से और इसी कारण उसने क्या किया कि कलिंग
पर आक्रमण किया। तो कारण है कि कलिंग सामरिक दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण था उस समय की परिस्थिति में। इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद क्या करता है कि अशोक दिग्विजय की जो नीति शुरू में किया था उसका त्याग कर देता है और धर्म विजय की नीति को अपना लेता है। यानी कि दिग्विजय जो अशोक कहलाता था, इसी प्रकार से इसी कारण से वह अशोक महान भी कहलाया, बहुत सारे राज्यों को जीता। तो ये इसके अशोक के जीवन की बात थी और उसने सुधरा धीरे धीरे। तो प्रत्येक मनुष्य के साथ भी ऐसा होता है कि जब मनुष्य उलबुलाहटों में घुसता है, उसके मस्तिष्क में समस्याएं गुजरती है तो कुछ बोल नहीं पाता है जिस समय परिस्थिति के। तो घबराना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा और दोस्तों थोड़ा मेरे चैनल को आप लोग प्रमोट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और उनसे भी कोऑपरेट करने की बात कहिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते